तो कहने लगी नहीं दोपहर का तो नहीं, मैं रात का खाना खाना चाहता हूँ। तो हमने कहा आपसे मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं 7 बजे के बाद किसी को अलाउ नहीं करती। और भी कई चीज़ें उन्होंने कही जो सुनना पसंद नहीं होगा किसी को भी। तो मैंने उनका ऑर्डर वही फाड़ा और उनके डस्टबिन में डाल दिया। जैसे ही हवा चली लखनऊ में कि 50 पैसे के कुर्ते के 5 रुपए मिल रहे हैं, तो एक भरमार होने लगी औरतों की। हाथ पकड़ लिया अपने शौहर का कि आप मार नहीं सकते, कमाने का काम मेरा है, आप सब बैठ के खाते हो इस घर में, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, ये बच्चे भी आप संभालिए। उस दिन से उसका मियाँ बिल्कुल लाइन पे आ गया, क्योंकि वो जानता है कमाई वाली औरत एक यही थी। कुछ इटलाती, कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे, कुछ भिगो गए थे, कुछ छू कर निकल गए थे, कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया से। हम हैं पॉडकास्टिंग स्टेशन अनुभव लखनऊ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन न्यू दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में। इस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा ने, और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं कुमकुमधर जी, रूपाली जी, अरविंद मिश्रा जी और निशि पांडे जी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले आपको एक बार टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके लिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इससे नोट कर सकते हैं 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों के रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। और आज हमारे शो पर गेस्ट हैं पद्मश्री रूना बैनर्जी, जो कि सेवा लखनऊ की को फाउंडर हैं, और इनसे बात की निशि पांडे जी ने। आइए सुनते हैं। रूना, नमस्कार। इस लखनऊ शहर में पिछले 100 साल में दूसरी रूना नहीं हुई। 15,000 औरतें जो जिंदगी से उदास और निराश हो चुकी थी, उनकी जिंदगी में आपने खुशियों का संचार किया है। हम आपका अपने इस अनुभव चैनल में आज स्वागत करते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन महिलाओं के साथ आपकी ये जो यात्रा है ये कैसे शुरू हुई और ये कारवां कैसे बढ़ता चला गया। हेलो निशि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अनुभव चैनल में बुलाने के लिए। ये सही बात नहीं है कि दूसरी रूना नहीं हुई, बहुत सारी रूना हैं, उनको थोड़ी सी सिर्फ शायद अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। ये 1980 की बात है। हम और मेरी दोस्त सहबा हुसैन पहाड़ में काम करते थे और यूनिसेफ की एक लेडी मिसेस विशालाक्षी होती थी। शी वॉज विजिटिंग द उत्तरांचल हिल्स। तो वो मिली हम लोगों को, तो कहने लगी कि हम लोग को एक यूपी में 6 ज़िलों में सर्वे कराना है, तो मैं चाहूँगी कि आप दोनों लखनऊ आएँ और इस कार्यक्रम को शुरू करें। और आके यूनिसेफ की ये स्टडी की, और स्टडी में चिकनकारी में जो छोटे बच्चियाँ लगी रहती थीं उनके बारे में पता किया, और बनारस का जरी था, फिरोज़ाबाद के कांच की चूड़ियाँ जो बनाती हैं बच्चियाँ उन लोगों के साथ था, भदोई के कारपेट थे, मुरादाबाद के बर्तन थे। जितनी हालात ख़राब लखनऊ की थे बच्चियों की, तो हम लोगों ने मन बना लिया कि हमको लखनऊ में काम करना है और चिकनकारी के ऊपर काम करना है और इन बच्चों को इन काम से मुक्त कराना है।
बेसिकली उद्देश्य यही था इस काम को शुरुआत करने के लिए। तो फिर आपने इस कार्य को जब शुरू किया तो आपको जो दिक्कतें आई उसके बारे में भी कुछ थोड़ा बताएं। एक्चुअली मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ उसमें सच बात तो ये है कि मुझे सुई पकड़ना भी नहीं आता था, लेकिन एक धुन सवार था कि इन लोगों को इससे निकालना है किसी भी कीमत पे। मैं उन लोगों के घर घर जाने लगी और उनको जब कहते थे कि आप लोग अगर एकजुट होकर एक साथ आएँ तो शायद कुछ काम हो सकता है, तो उनका सीधा जवाब होता था, आप लोग पर्चा भरते हो, आपको पैसा मिलता है, हम क्यों इसमें शामिल हैं, हमारे तो कभी भला करने वाला आता नहीं है, तो हम नहीं जुड़ सकते। लेकिन मैंने भी एक ठान ली थी और कि मुझे इनके साथ जुड़ना ही है। हालांकि आता तब भी कुछ नहीं था, अभी भी नहीं आता, लेकिन लोगों के साथ जुड़ाव जो था 5-6 महीने के बाद वो कहने लगे अच्छा आ जाओ, रोज़ रोज़ आती हो, घर के अंदर बुला लिया। फिर उन लोगों से चर्चा करने लगे। फिर करीब 31 औरतें हो गई जिन्होंने कहा अच्छा बिटिया काम शुरू ही कर लो, तुम तो रोज़ रोज़ आती हो, क्या करना है बताओ। तो एक छोटी सी मिलाद की और एक गुल्लक में किसी ने 50 पैसे, किसी ने 1 रुपया डाला और उस काम की शुरुआत हो गई। शुरुआत के बाद पैसे तो थे नहीं, तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैंने तो शादी नहीं की अभी तक, तो मेरे पैसे मुझे दो। तो बाबा ने मुझे 10,000 रुपये दिए और वो 10,000 रुपये एक थैले में लेके हम करीब 5 औरतों के साथ चौक में कपड़ा ख़रीदने चले गए। तो जिसके यहाँ भी जाते थे वो हमारी शक्ल देखते थे और ये बुरखे वाली औरतों को देखते थे और कहते थे कि नहीं नहीं यहाँ नहीं होता, आप अमीनाबाद चले जाओ, वहाँ मिलेगा। अमीनाबाद आए, कपड़े की तमीज़ नहीं थी, कपड़े के बजाय उन्होंने हमको लट्ठा पकड़ा दिया। खैर खुशी खुशी लेके आ गए, सोचा भी नहीं। उसमें से एक औरत को कटिंग आती थी, 31 में से उन्होंने काटा और काट के 3-4 औरतें सिलना जानती थी, उन्होंने सिला और सिल के जब बाज़ार 50 पैसा एक मर्दानी कुर्ते की गले की बनवाई देता था तो हमने तय कर लिया था तभी कि बेहतर से बेहतर पैसा देंगे। तो हम लोगों ने 5 रुपये कुर्ते की, ये 1984-85 की बात है, और उनको 5 रुपये दिया। लेकिन 5 रुपये में उस औरतों ने अपना दिल निकाल के उस कारीगरी में डाल दिया। तो कपड़ा कैसा भी रहा हो, सिलाई बहुत अच्छी हो गई, हाथ की तुरपाई किए हुए कुर्ते थे, और थोड़ा सा माल जमा करके किसी से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा आप दिल्ली आ जाओ, हम आपका माल बिकवा देंगे। तो हम 2 औरतें और मैं चली गई दिल्ली, और जब दिल्ली गई तो वो शायद किसी मीटिंग पे थे, देख के बहुत खफा हो गए, कहने लगे मैं ये थोड़ी कह के आया था कि अब तुम्हारा माल बिकवाने जाऊंगा। तो मैं वहाँ से निकल ही रही थी, उन्होंने कहा अच्छा कॉटेज इंडस्ट्रीज़ चली जाओ। तो मैं कॉटेज एम्पोरियम गई और वहाँ टेबल पे माल जब तक रखा, माल ऐसे बिक गया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन उस पर करना सीखा नहीं हमने। तो वो शायद 25 या 30 रुपए के मर्दाने कुर्ते थे और बेहतरीन काम था। तो वो टेबल से फ़ौरन के फ़ौरन सब स्टाफ ने ख़रीद लिया। तो मुझे ये तो अंदाज़ हो गया कि इसकी मार्केट बहुत बड़ी है। वापस आई लखनऊ और 2nd क्लास का सफ़र कर रही थी और दोनों कारीगर बहनों के साथ वापस आई। अब बाबा से कहा कि अब मुझे 50,000 चाहिए। दिया बाबा ने पैसे हमको और उसमें से लगा के हम लोगों ने काम की शुरुआत की। जैसे ही हवा चली लखनऊ में कि 50 पैसे के कुर्ते के 5 रुपए मिल रहे हैं, तो एक भरमार होने लगी औरतों की, और वो सब धीरे 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 जुड़ती चली गई। 31 से 50 हो गई, 50 से 100 हो गई, 100 से 250 हो गई, 250 से 500 हो गई। ये पता नहीं चला, ये इन औरतों का प्यार था, ये औरतों का जज्बा था, जिसके वजह से मुझमें जज्बा पैदा हो गया और सफ़र लंबा हो गया और कारवां बढ़ता गया। तो अगर उन्हें आप देखें, राज्य सरकार जो है उसने उत्तर प्रदेश में 4 लाख से ज़्यादा महिलाओं के SHGs या स्वयं सहायता समूह बनाए हैं और 10,000 करोड़ रुपए भी खर्च किए, लेकिन इनमें से 10% भी समूह नहीं चल पाए। तो कोई ख़ास बात तो ऐसी सेवा में होगी
जो इस आप उस सफलता का राज तो हमें बताएं। एसएचजी सक्सेसफुल ना होने का एक कारण जो मुझे स्पष्ट दिखता है, आप चीज़ें अपने हाथ में नहीं रख सकते हैं। जब आप औरतों के साथ काम करते हैं, आप इसलिए वहाँ बैठे हैं कि आप औरतों को सशक्त कर सकें। सिर्फ कढ़ाई तक ही उनको सीमित ना रखें, बैंक ले जाएं, उनसे पैसा जमा करवाएं, उनसे पैसा निकलवाएं। आप मैनेजर से बात, उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। आप मैनेजर से कह सकते हैं कि चेक लिखने में थोड़ी गलती अगर हो गई है, आप उसे ओवरलुक कर दीजिए, या आप अपने सामने बैठ के दूसरा भरवा लीजिए, बट इसको रिजेक्ट मत कीजिए। वो औरत बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो जाएगी, तो अगला कदम नहीं उठा पाएगी। कि जिस बैंक के मैनेजर से मैंने बात की, उन लोगों ने भी भरपूर साथ दिया। इसका मतलब अगर 10 का ग्रुप है, उसमें से 3-4 औरतें ऐसी मजबूत हो गई कि अब उनको बैंक के काम से डर नहीं लगता। कोई सिलाई कर रहा है, कोई कढ़ाई कर रहा है, कोई जाली बना रहा है, लेकिन ये एसएचजीज को सफल बनाने के लिए आपको उनको पूरी खुली छूट देनी पड़ेगी, उनको रास्ता दिखाना पड़ेगा जो आपका काम है, और उनको आगे चलने दीजिए और आप सबसे पीछे की सीट लीजिए। उनको ये महसूस होना चाहिए कि अगर मैं कहीं गिर गई तो पीछे हमारी दीदी खड़ी हैं हमारे साथ। तो उन्होंने लेन देन करना सीख लिया, कस्टमर बनाना सीख लिया, कस्टमर को 1 to 1 एड्रेस करने लगे, तो इनका हौसला बढ़ गया। अब उनको किसी सेवा के बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन गई हैं। तो क्या आपकी जो ये सहयोगिनियाँ थीं जो आपके संग शुरू में जुड़ी, ये आपने कहा कि आप उनका सहयोग करती रहीं, पीछे से सपोर्ट करती रहीं, तो क्या कुछ महिलाएं यहाँ से निकलकर अपने ग्रुप्स बनाया, या ऐसा कुछ आपने देखा या कुछ हुआ? कई लोग ऐसे हैं कि जिनके कार्यक्रम चल रहे हैं, वो डायरेक्ट मार्केटिंग अपने आप वैसे करती हैं कि किसी का बड़ा ऑर्डर ले लिया, उस पर काम कर रही हैं। 2-4 इंडिविजुअल्स जो है जो टोटल फेल भी हो गए हैं इसमें, क्योंकि जब आप सबको ले के चलते हैं उसी में आपका सक्सेस है। कुछ लोगों ने इसमें ऐसा भी सोचा कि नहीं, हम अकेले ही कर पाएंगे और सारा फ़ायदा हम अकेले, उसमें नहीं हो पाया। बैंक के लोन पे भी वो लोग फंस गई। लेकिन बहुत सारे उदाहरण हैं जो इंडिविजुअल काम कर रही हैं, ऑर्डर्स पे काम करती हैं, बहुत अच्छा चलता है। लेकिन उन्होंने अपनी डोर सेवा के साथ बांध रखा है। शायद उस लेवल पे जितना काम करती थी सेवा के साथ, उतना नहीं कर पाती हैं, लेकिन वो कहती है मेरा जुड़ाव तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। कि आजकल ये जो स्टार्टअप का ट्रेंड हो गया है, ऐसे चीज़ क्या स्टार्टअप की तरह चलाए जा सकते हैं या नहीं चलाए जा सकते? मैं समझती हूँ एसएचजी को स्टार्टअप में ज़रूर हिस्सेदारी करना चाहिए, क्योंकि काबिलियत है, नो हाउ टेक्निक उनके पास है। उनके पास जो जिस चीज़ की कमी है वो है पैसा और प्रोबेबली लेटेस्ट मशीन है। वो ज़रूर इसको कर सकती हैं। मैं समझती हूँ कि ये बहुत सक्सेसफुल होगा अगर स्टार्टअप की तरफ इसको इस्तेमाल करेंगे ये लोग। आपने इतनी महिलाओं को सशक्त बनाया है। जो अशक्त महिला थी, आप जानती हैं इस बात को कि सशक्त और अशक्त होने के बीच में एक खाई है, कि एक अशक्त महिला को सशक्त कैसे बनाया जाए। सशक्त महिलाएं जो हैं वो कुछ शायद अशक्त आई थी, लेकिन संस्था के साथ रहते रहते सशक्त हो गई बिल्कुल। कुछ अशक्त महिलाएं ऐसे होती हैं जो शायद इतना जूझती हैं अपने घर परिवार के साथ, सशक्तता की ओर कदम बढ़ाने से भी डरती हैं। जहाँ सशक्त महिलाएं उनके साथ खड़ी हो गई। हमें याद है एक महिला जो दिन भर सेवा में काम करती थी, सुबह सब करके आती थी, घर जाके सारा काम करती थी, फिर भी रोज़ मार खाती थी कि तुम किसी चीज़ में हिस्सेदारी नहीं कर सकती हो, तुम सेवा नहीं जा सकती। रोज़ मार खाती थी, रोज़ आती थी, तो उसका आउटपुट इन सेवा बहुत कम होता चला गया। जो औरत उस ज़माने में 3-4 हज़ार 4,500 कमाती थी, वो 2,000 पे उतर आई, 1,500 पे उतर आई, क्योंकि जब वो मशीन चलाती थी उसके हाथ पैर इतने दर्द करते थे कि काम नहीं कर पाते। हम लोग सब लोग एक साथ बैठ गए और हमने कहा आसिया, आज तुमको बताना पड़ेगा बेटा, क्या वजह है कि तुम्हारा ये काम, और लोग इतना तुम्हारे साथ के हैं जो इतना कमा रहे, तुम्हारी कमाई क्यों कम हो। तो जब इंसान परेशान होता है, उसके कंधे पे अगर हाथ एक रखिए आप
तो उसको समझ आती है कि ये मजबूत हाथ है कि नहीं। अगर मजबूत होगा हाथ तो फ़ौरन रोने लगती है कि बिटिया मेरे साथ ये बड़ी परेशानी है। तो ये सारी सशक्त महिलाओं ने क्या किया, उसके घर गई शाम को, उसे कहा अंदर जाओ, आज अगर तुम्हारा मियाँ तुम पे हाथ उठाएगा उसका हाथ पकड़ लेना। उसके बावजूद भी हफ्ते भर वो कोशिश करते हुए भी नहीं पकड़ सकी। हाथ पकड़ लिया अपने शौहर का कि आप मार नहीं सकते, कमाने का काम मेरा है, आप सब बैठ के खाते हो इस घर में, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, ये बच्चे भी आप संभालिए। उस दिन से उसका मियाँ बिल्कुल लाइन पे आ गया, क्योंकि वो जानता है कमाई वाली औरत एक यही थी। ये तो एक एग्ज़ाम्पल है, तरह तरह के एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक चीज़ हम और शेयर करना चाहेंगे आपके साथ कि कोई भी कोर्ट केसेस जो होते हैं महिलाओं के साथ, उसमें इनको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था। तो सेवा ने ये सबने मिलकर तय किया कि हम लोग ऐसे कोर्ट सेवा को इस्तेमाल करेंगे, मतलब दोनों पार्टी को सेवा में बुलाएंगे और औरतों के साथ काम करते हैं। लेकिन भारत में अभी भी ट्रेंड ये है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो उसमें हम लोग औरतों को हमेशा कहते थे कि जब हम आपको डांटेंगे तो शायद आपको 2 लाइन में डांटेंगे और लड़के वालों को 1 लाइन में डांटेंगे। तो आप ये मत समझना कि हम आपको कमज़ोर समझ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि 2 लाइन आपके डांटे और 1 लाइन अगर उसको डांटे और आपकी दोनों की ज़िंदगी अगर पटरी पे आ जाए तो इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती। मैं और आप मित्र रहे हैं बहुत लंबे अरसे तक, मैंने आपके जीवन को देखा है बहुत करीब से। एज अ सिंगल वुमन आपके एक्सपीरियंसेस और अनुभव जो हैं हम लोग के संग साझा करेंगी तो बहुत सारी महिलाएं आपकी जैसी, हमारी जैसी जो सिंगल हैं, वो देख सकती हैं, सीख सकती हैं, उससे कुछ इंस्पायर हो सकती हैं। दिक्कतें तो हैं, हम सब जानते हैं, बट कोई ऐसा अनुभव याद है जो आपको लगता है कि एज अ सिंगल वुमेन और औरतों को प्रेरणा दे सकता है? सिंगल वुमेन के साथ दिक्कतें बहुत होती हैं, ये आप भी जानती हैं, आपसे बेहतर कौन जानेगा। लेकिन आप अगर मजबूत हैं और आपने अगर तय कर लिया कि मैं इनके आगे घुटने नहीं टेकूंगी, तो आप किसी भी कीमत में, एक समय होता है उसके बाद लोग समझ जाते हैं। आपके साथ मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी कि हमको एक कुछ काम मिला जो सरकार से भी जुड़ा हुआ था उस टाइम, और जो साहब मेरे सामने बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा आपको इतना बड़ा ऑर्डर दिया जा रहा है तो इसकी तो दावत होनी चाहिए। मैं लखनऊ में अकेली रहती थी और तो हमने कहा आपको जो मंगाना हो यहाँ मंगा लीजिए और आई विल पे फॉर इट। तो कहने लगे नहीं ऐसी बात है, ये दावत की बात थोड़ी हम कर रहे हैं। तो हमने कहा आप कैसी दावत की बात कर रहे हैं? तो कहने लगे कि बाहर चल के हम तो आपके घर आके ये खाना खाना चाहेंगे, आप कहीं भी खा लें, दोपहर का खाना खा लें, लेकिन मैं तो कहने लगे नहीं दोपहर का तो नहीं, मैं रात का खाना खाना चाहता हूँ। तो हमने कहा आपसे मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं 7 बजे के बाद किसी को अलाउ नहीं करती। और भी कई चीज़ें उन्होंने कही जो सुनना पसंद नहीं होगा किसी को भी। तो मैंने उनका ऑर्डर वही फाड़ा और उनके डस्टबिन में डाल दिया। फिर हमने उनकी रिपोर्ट की और बाद में हम बहुत आई मस्ट एक्नॉलेज कि देन ही वॉज बिन ट्रांसफर्ड फ्रॉम लखनऊ। बट लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ, और ऐसे तमाम इंसिडेंट्स हैं, वो सिंगल वीमेन का मतलब ये निकालते हैं कि अगर सिंगल वीमेन है और आप आगे बढ़ना चाहती हैं तो आप शायद किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार होंगे। 1984 के बाद करीब 10 साल मुझे लगे। उसके बाद लोगों को ये अंदाज़ हो गया कि रूना बनर्जी से भिड़ना आसान नहीं है, क्योंकि वो ये सब नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो एक तरह का रेपुटेशन जो हमारे चारों तरफ बन गई, उसके आगे किसी ने कोशिश भी नहीं की। आपके थ्रू ये संदेश होगा सिंगल वुमेन को, हार मत मानिए और झुकिए नहीं, ना घुटने टेक दीजिए किसी के सामने। थोड़े वक्त की परेशानी होती है, बहुत परेशान करते हैं, लेकिन आखिर जीत आपकी होनी है। सर ऊंचा करके जिए, जैसे जितने दिन जिए सर ऊंचा करके जिए। बेमिसाल औरतें हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किया है, जिन्होंने अपने ज़िंदगी में एक मकाम हासिल किया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि गिवन एन अपॉर्चुनिटी, ये
हर महिला सशक्त होती है अंदर से। किसी को मौका मिलता, पॉलिश हो जाती है, वो चमक जाती हैं। किसी को मौका नहीं मिलता है तो वो शायद अपने उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाती। बट मेरी ये गुजारिश होगी कि जो भी सशक्त महिलाएं हैं वो अगर अगले 5 को भी अशक्त को सशक्त बना देंगी तो हमारे ख्याल से महिलाओं की जीत बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। टू एंड दिस प्रोग्राम ऑन दिस नोट, दिस पॉजिटिव नोट, कि हम सब एक दूसरे का हाथ थाम के एक सेंस ऑफ सिस्टरहुड के साथ आगे बढ़ें। आपने सेवा में इसको कर दिखाया है। सेवा एक ऐसी संस्था है जिसमें सिस्टरहुड पर सब कुछ निर्भर है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अनुभव चैनल की ओर से कि आपने आज हमें समय दिया और अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। धन्यवाद। मेरा फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अनुभव चैनल को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया मेरी बात शेयर करने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।